नमस्ते, मेरा नाम सलोनी वर्मा है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 70 आई है और डीकेटी के इस वीडियो के द्वारा मैं अपनी आंसर राइटिंग और एसए की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। मैं दिल्ली की निवासी हूँ, हालांकि मेरा जन्म जो है जमशेदपुर में हुआ था। मेरी ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुई थी हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से और अंग्रेज़ी साहित्य में मेरा बीए ऑनर्स है। सो बीए ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ये मेरा दूसरा प्रयास था। 2019 में मैंने अपना पहला प्रयास दिया था। अब आंसर राइटिंग की बात करें तो मैंने अपने लिए शुरू में ही तैयारी की शुरुआत में यानी कि जून 2019 में ही एक टेस्ट सीरीज़ लगवा ली थी, मेंस टेस्ट सीरीज़। ये मैंने फोरम आईएएस का जो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है उसकी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। इसमें एसए के भी टेस्ट थे और जीएस के भी टेस्ट थे, तो ये ब्रॉडली मैंने इन टेस्ट देने की कोशिश की थी। अब इससे होता क्या है कि एक कन्फ्यूजन होता है, क्या हमें डेली आंसर राइटिंग करने चाहिए या टेस्ट लिखने चाहिए, टेस्ट कब लिखने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि डेली आंसर राइटिंग मतलब मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि कंटेंट मेरे पास डेली इतना अच्छे से ना हो पाए। मैं सेक्शनल टेस्ट लिखती थी, तो जैसे मान लीजिए हर 10-12 दिन में एक टेस्ट होता था, तो 10-12 दिन में मैं उस टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट करती थी जितना हो सके और फिर एक टेस्ट लिखती थी। अब इससे फ़ायदे दो थे। एक कि एक डिसिप्लिन रहता था कि ठीक है 10-12 दिन में एक टेस्ट देना है, और दूसरा कि एक अंडरस्टैंडिंग होती थी क्या मेरा लैकिंग है। अब इसमें एक ये भी चीज़ है कि कुछ लोग प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं शुरू में, कुछ लोग मेंस की लगाते हैं। मैंने मेंस की लगाई क्योंकि मुझे लगा आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। मेंस ही आपका जो रैंक है वो डिसाइड करता है और आप लिस्ट में हैं वो इंश्योर करता है। तो इसलिए मैंने शुरू में ही मेंस की टेस्ट सीरीज़ लगाई। और मेरे लिए काफ़ी, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, तो मेरे लिए सेल्फ स्टडी में एक डिसिप्लिन का भी ज़रिया था। अब दूसरी बात जो ये है, इसमें टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ देखने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है आंसर राइटिंग में। बट इसमें मैं एक ये सलाह ज़रूर दूंगी कि आप देखें ज़रूर वो कॉपीज़, बट फिर वो जो क्वेश्चंस उन कॉपीज़ में हैं उनको फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आप एक कंपैरिजन कर सकें उस टॉपर के साथ कि उन्होंने उस सेम क्वेश्चन में क्या लिखा है जो आपने शायद लैक कर दिया हो। अब तीसरी बात, जब मैं कर रही होती थी ये सवाल जो कि मॉक टेस्ट होते थे सेक्शनल, तो इसमें दो फोकस होते थे मेरे। एक कि पेपर टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, ये मेरा सबसे बड़ा डर था कि मैं जल्दी लिख पाऊंगी कि नहीं, कोहेरेंट होगा या नहीं। और दूसरा कंटेंट एनहांसमेंट, तो जो पेपर ऑन टाइम करना है वो तो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, उसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, तो उसमें जितनी प्रैक्टिस हो सके अच्छा है। बट जो दूसरा है कंटेंट एनहांसमेंट, अब इसमें कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। पहली बात तो कंटेंट एनहांसमेंट आंसर राइटिंग में होता क्या है, आप अपना जो ज्ञान है उसको आप और कैसे अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं पेपर में। तो जैसे हर पेपर की एक अलग डिमांड होती है। अब जीएस 2 में, जनरल स्टडीज़ 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हो गई, कमेटी रिपोर्ट्स हो गई, या फिर अगर सरकार की कोई नई स्कीम है, ये सब हमारा एनहांसमेंट करता है। जबकि जीएस 3 में मेरे हिसाब से डेटा, फैक्ट्स, इकोनॉमी में जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स हैं उन सब से हमारा कंटेंट एनहांसमेंट होता है। दूसरी बात ये कहूँगी कि इसमें आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि शुरू में मुझे भी, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगता था मुझे अभी ही चाहिए एक डेटा की डॉक्यूमेंट और मैं अभी ही उसमें सब कुछ डाल लूँ ताकि मेरे आंसर्स इमीडिएटली अच्छे हो जाएं। पर ये मैं सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि जो आप ग्रेजुअली कंटेंट अपने पास जमा करेंगे 1 साल की तैयारी में, प्रीलिम्स में, वही जाके आप यूज़ करेंगे तो वो ऑर्गेनिकली आपको याद भी रहेगा और वो यूज़ भी हो पाएगा। अगर आप शुरू में ही चाहेंगे कि आप किसी और के नोट से बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लें, तो हो सकता है या तो उसको याद करने में दिक्कत होगी। खैर कुछ लोग करते भी, आप कर सकते हैं, बट ये मैंने नहीं किया था। मेरा फोकस था कि मैं पूरे साल में धीरे धीरे पढ़ के जो इकट्ठा हो सके करूं। तो मेरा ये फोकस था कि मैं ग्रेजुअली जो पढ़ते जा रही हूँ, स्पेशली प्रीलिम्स में हम इतने फैक्ट्स, इतना डेटा पढ़ते हैं, तो उसको मैं एक फाइल में ग्रेजुअली डालते जाऊँ। अब इसमें ये भी बोलूँगी कि कंटेंट एनहांसमेंट का कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि फ्लो चार्ट्स बहुत बनाने चाहिए, डायग्राम्स बहुत बनाने चाहिए, बट वो मेरे को
मतलब मेरे से हो नहीं पाता था ठीक से, तो मेरा फोकस ये रहता था कि मैं लिखूं ज़्यादा, क्योंकि मैं एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं उसमें कंफर्टेबल थी। पॉइंट ये है कि आप अपने आप को फोर्स ना करें कि अच्छा सब लोग मैप्स बना रहे हैं, सब लोग डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, सबका अपना एक तरीका होता है। पॉइंट ये है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को कैसे मीट करते हैं, भले ही वो आप एक किसी डायग्राम से करें, लिख के करें, मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा ज़रूरी है। डिमांड को मीट करना, वो भी आंसर लिमिट में, टाइम में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब तीसरी बात ये कि जब प्रीलिम्स ख़त्म हो गया था मेरा, तो मेंस के लिए हमारे पास 2-2.5 महीने होते हैं, तब जाके मैंने पूरे साल जितना भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई की थी, बहुत सारे इधर उधर के फैक्ट्स होते हैं, तब मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, फैक्ट्स/डेटा फॉर मेंस। उस पर हर टॉपिक के हिसाब से मेरे पास 2-3 स्टेटिस्टिक्स तो थे ही, और वो मैंने कम से कम मेंस के कुछ पहले 7-8 बार ज़रूर उसको रिवाइज़ किया होगा। उससे ये फ़ायदा हुआ कि फिंगर टिप्स पे थे फैक्ट्स, कोई भी क्वेश्चन होता था 2-3 नंबर्स तो याद आ ही जाते थे, और उसको मैं लिखने की कोशिश करती थी। हाँ, यहाँ एक और बात कहूँगी कि एक ट्रैप होता है यूजुअली कि अगर रेलिवेंट ना भी हो हमारा डेटा तो हम आंसर में लिख दे रहे हैं, बट ये मैं सलाह नहीं दूँगी। अगर आपका वो फैक्ट या डेटा रेलिवेंट है तो ही डालें उसको। और चौथी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी आंसर राइटिंग के बारे में, वो है कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, उसमें भी एक कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे लिखें, अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होता है, अच्छा कंक्लूजन क्या होता है। तो मैं कहूँगी इसमें भी कोई प्री सेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर सवाल आपका ग्लोबलाइजेशन पे है, तो मोस्ट ऑफ अस हमारे पास एक डेफिनेशन होती है ग्लोबलाइजेशन की, कि ये था ग्लोबलाइजेशन, तो डेफिनेटली डेफिनेशन से टाइम बचता है, आप वो सीधा इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। बट कभी कभी मान लीजिए अगर सवाल ऐसा है एनालिटिकल, और आपको उस वक्त कुछ याद आया एक इंट्रोडक्शन जो उस सवाल पे ज़्यादा रेलेवेंट होगा रादर दैन अ सिंपल डेफिनेशन, तो गो फॉर दैट। पॉइंट यही है कि हमें तैयार तो रहना चाहिए विद इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स, बट ये इतना ज़रूरी नहीं है। अगर कंटेक्चुअली अगर आप उसी वक्त ऑन द स्पॉट कंफर्टेबल हैं सोचने में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, तो आप वो भी कर सकते हैं, उसका कोई एक सेट तरीका नहीं है। तो जीएस के आंसर राइटिंग में इतना ही कहूँगी कि पेपर टाइम पे कंप्लीट करना ज़रूरी है, और रेलिवेंट चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, कोई प्री फिक्स नियम नहीं है। अब अगर मैं ऐसे पे आऊँ, तो मैं एक लिटरेचर ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे भी लगा था कि मुझे इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होगी, पर मैंने अपना पहला जो एसे का मॉक टेस्ट लिखा था, वो जब कोविड की वजह से हमारा प्रीलिम्स एक्सटेंड हो गया था, तब लिखा था जून या फिर मई 2020 में। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे सॉल्व ठीक करने की ज़रूरत है एसे में। तो मैंने एसे में कुल 8 से 9 एसेज लिखे होंगे। वही जो फोरम IAS का मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया था, उसमें एसेज के टेस्ट थे, और टेस्ट के बाद उसमें एक मेंटोरशिप भी थी, जो वो हमें बताते थे कि कितना हमने अच्छा लिखा है, क्या इम्प्रूवमेंट है। तो कहने का मतलब कि जीएस के आंसर्स में मुझे लगता है तब भी शायद हम एक सेल्फ एनालिसिस से कर सकते हैं, पर ऐसे में मैं ये सलाह दूंगी किसी से ज़रूर पढ़वाएं अपना ऐसे। ज़रूरी नहीं है कोई कोचिंग हो, कोई भी अगर घर में बड़ा हो, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी क्रिएटिव चीज़ है, इतनी सब्जेक्टिव चीज़ है कि ज़रूरी होता है कि कोई दूसरा इंसान आपको उस पर अपना कोई गाइडेंस या कोई टिप्स दे। अब दूसरी चीज़ कंटेंट पे आते हैं एसे के, क्योंकि जीएस में हमारी आदत हो जाती है 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स लिखने की, तो ऐसे में हमें 1000 से 1200 शब्द लिखने हैं, तो कंटेंट कहाँ से लाएं। अब इसमें अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग वो पेस्टल अप्रोच अपनाते हैं कि जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये डायमेंशंस हो गए, हम इस पे लिखेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जैसे सब हेडिंग्स डालते हैं, कुछ लोग स्टोरीज डालते हैं। मैं क्या करती थी कि मैं पेस्टल अप्रोच इतने कॉन्शियसली नहीं यूज़ करती थी। टॉपिक देखते ही अगर मुझे जो भी दिमाग से आ रहा है कि ये सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है इस टॉपिक में, मैं उसको एम्फेसिस करती थी। मुझे नहीं लगता है ज़रूरी है कि आप हर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हर एस्पेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। ये क्रिएटिव पेपर है, आई थिंक इससे वो देखना चाह रहे हैं कि आप कितना होलिस्टिकली एक इशू को देखते हैं, तो इसमें आप अपना एक सब्जेक्टिव ओपिनियन भी दे सकते हैं। तो इसमें वही पेस्टल अप्रोच हो गई, स्टोरी, सब हेडिंग्स, कोई ज़रूरी नहीं है ये सब करना। अब मैं जैसे अपना एग्जांपल दूंगी, मैं जब ऐसे का पेपर लिखने गई थी एग्ज़ाम हॉल में,
तो मैंने सोचा था कि मैं हर ऐसे में अपनी शुरुआत एक कोई स्टोरी से करूँगी और फिर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दूँगी। बट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, शिप्स डोंट सिंक व्हेन वाटर गेट्स इनटू देम, ऐसा कोई एक टॉपिक था बट शिप्स एंड वाटर, तो उसमें कोई स्टोरी मुझे आ ही नहीं रही थी। तो उस वक्त इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग अ स्टोरी की ज़बरदस्ती डाल दें, मैंने सोचा ठीक है मैं टू द पॉइंट शुरू करूँगी, एंड मैंने डायरेक्टली उस ऐसे को शुरू किया था विद व्हाट आई थॉट वाज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। तो यही है कि कोई सेट अप्रोच नहीं है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कोट्स पोएम्स आपको रटने हैं, वो सब डालने हैं। अब मेरे लिए वो नेचुरली नहीं हो रहा था तो मैंने नहीं डाले। तो यही बोलना चाहूँगी कुछ ऐसे के बारे में भी मिथ्स है। कुछ लोगों को कोट्स और पोएम्स बहुत अच्छे से आते हैं, उनको ज़रूर डालने चाहिए, वो उससे एक एनहेंस होता है। बट काफ़ी लोग हैं जिनके लिए नेचुरल नहीं होता है। तो यही बोलूँगी ऐसे में बिल्कुल नेचुरल रहें आपका जो राइटिंग स्टाइल है। हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करें बिकॉज 1200 शब्द लिखना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यही है, प्रैक्टिस करें और अपना जो एक स्टाइल है वो ज़रूर फॉलो करें ऐसे में। और जो कंटेंट की बात होती है, लिखें क्या, तो आप जितना जीएस पढ़ लेंगे उतना आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। तो अलग से इसकी कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, कुछ लोग अगर पोएम्स वगैरह आपको इकट्ठी करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मेरे तरफ से ऐसे के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।